हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजराज आपके सामने एक बार एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। पहले मैंने आपको 2 वीडियो बनाए थे, उसमें कुछ बोर्ड की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस वजह से मैं एक नए प्लेटफॉर्म पे मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इसमें मैं आपके नोट्स को लेकर के मैंने वीडियो बनाया है, मतलब नोट्स के साथ बनाया है। इसमें आपको हेल्प भी मिलेगी रीड करने में, और मैं आशा करता हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे। फर्स्ट चैप्टर के नोट्स आपको अवेलेबल हो गए हैं पीडीएफ फाइल के रूप में, वो आपने बना लिए होंगे। और इस चैप्टर को मैं समझाता हूँ इस वीडियो में आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से, और एक और वीडियो में चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2 वीडियो में, मतलब पहले वाले 2 वीडियो आप देखो तो ठीक, नहीं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, फिज़िक्स में फर्स्ट यूनिट जो है उसमें 4 चैप्टर हैं आपके, और 4 चैप्टर में ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। और उस फर्स्ट में आपके चैप्टर का नाम है आपका स्थिर वैद्युत की। इस यूनिट की बात करूँ तो यूनिट पूरी आपकी 7 नंबर की है, पूरे 7 नंबर का यूनिट है। इसमें 4 चैप्टर आपके। अपन फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं स्थिर वैद्युत की। तो मैंने ये आपको 2 वीडियो पहले बना दिए हैं, तो थोड़ा स्पीड से मैं आपको, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है उसमें बताता हूँ मैं आपको कि सबसे पहले हम चाहिए ये पढ़ते हैं स्थिर विद्युत की क्या है। तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हमें स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करना है, यानी आपके आवेश होने चाहिए स्थिर। वैसे नाम से पता लग रहा है कि स्थिर वैद्युत की, जहाँ विद्युत की बात करते हैं वहाँ डेफिनेटली आवेश आता है आपका। तो आवेश तो है ही आपका, लेकिन आवेश कैसा? स्थिर। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के बारे में और उनसे होने वाले अन्योन्य क्रिया घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, वो सब आपका स्थिर वैद्युत की है। अब देखिए, यहीं से आपके 3 सवाल बनते हैं कि अगर आपका आवेश स्थिर है तो क्या होगा, अगर आपका आवेश गतिशील है तब क्या होगा, अगर आवेश त्वरित है तो आपका क्या होगा। तो स्थिर आवेश तो केवल उत्पन्न करेगा आपका विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। अगर आपका आवेश गतिशील है तो ये विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और यदि अगर आपका आवेश त्वरित है, गतिशील और त्वरित दोनों में डिफरेंस पता है आपको। अगर मैं गतिशील की बात करता हूँ तो गतिशील होता है कि मतलब एक नियत वेग से या नियत चाल से गति करता रहे। त्वरित का मतलब है कि समय के साथ साथ बार बार उसमें परिवर्तन आता रहे। तो स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र, गतिशील आवेश है तो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र, और त्वरित आवेश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र प्लस एनर्जी। और ये तीनों मिला करके आपके EMW बन जाते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो त्वरित आवेश उत्पन्न करेगा आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट था आपका आवेश के बारे में, तो हम विद्युत आवेश की बात करते हैं। तो विद्युत आवेश है क्या कि पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जो विद्युत और चुंबक के प्रभाव जो उत्पन्न होते हैं उनको उत्पन्न करता है, उसका कारण है, वही विद्युत आवेश है आपका। या अपन ऐसे कर सकते हैं कि जब दो वस्तुओं, कोई आपकी 2 वस्तुएं हैं, 2 वस्तुओं को जब आपस में आप रगड़ते हो तो रगड़ने पर एक वस्तु आपकी क्या होती है, धनावेशित, और एक वस्तु होती है आपकी ऋणावेशित। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था कि अगर स्केल को बालों में हम रगड़ते हैं तो कुछ समय बाद क्या करता है, स्केल जो है, स्केल या आपकी कंघी जो है वो मिट्टी के कण या छोटे छोटे कागज जो होते हैं उनको अपनी ओर खींच लेती है। इस गुण को आप विद्युत आवेश कहते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आवेश की बात करें तो आवेश का मात्रक ऐसा ही मात्रक जो है वो कूलाम होता है। और अगर वैसे अपन चेक करें तो बेमार मात्रक फॉर्मूले से आते हैं। फॉर्मूला आप 10th क्लास में पढ़ा है, I = Q/T। यहाँ से अगर मैं आवेश की बात करूँगा तो Q = क्या आ जाएगा, I × T आ जाएगा। I क्या है, विद्युत धारा है, और T क्या है, समय। दोनों ही आपकी मूल राशि हैं, तो इसकी भी मात्रक हो जाएगा एम्पियर × सेकेंड। उसके बाद Q = I इंटू टी की अगर बात करता हूँ, Q = I × T की अगर बात करता हूँ तो विद्युत धारा जो है इसकी विमा होती है A1 और टाइम की होती है T1, तो इसकी विमा हो जाएगी A1 और T1। इसके अगर मैं अन्य मात्रक की बात करता हूँ तो सीजीएस मात्रक आता है। अन्य मात्रक में सीजीएस मात्रक कहलाता है इसका स्टेट कूलाम, इसको बोलते हैं ESC, इंग्लिश से बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, हिंदी में है स्थिर विद्युत की इकाई, लेकिन इसका एक और नाम है स्टेट कूलाम। और जब भी सवाल आएगा तो आपके स्टेट कूलाम से आएगा। आपसे हो सकता है कि आप एक स्टेट कूलाम से आप क्या समझते हैं, तो हमें लिखना होगा कि आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। अगर मैं यहाँ से ये चेक करें कि कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, तो एक कूलाम जो है आपका वो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर मैं अन्य मात्रक की बात करूँ तो इसका अन्य मात्रक EMU आता है, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय इकाई। और EMU एक बड़ा मात्रक है, ये अकेला ही आपका 10 कूलाम के बराबर होता है।
आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो दिया गया वो है आपका फेराडे, और एक फेराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो है वो है आपका फ्रैंकलिन। उसके बाद देखिए, अगर अपन थोड़ा सा और आगे बात करें तो आवेश के प्रकार की बात करते हैं। तो आवेश का प्रकार आपका दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और ऋणावेश। सबको पता है कि जब वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं या कोई भी, अब जब हमने रिएक्शन पढ़ी थी जैसे Na+Cl-, तो इस केस में क्या होता है कि कोई दो परमाणु है या दो वस्तुएं हैं, उनको जब आपस में रगड़ते हैं तो इसमें से एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी आपकी वो हो जाएगी धनावेशित, और जो ग्रहण करेगी वो हो जाएगी आपकी ऋण आवेशित। उसको देखिए, यहाँ पे कुछ सवाल आपके बनते हैं कि वस्तु के आवेशन से आप क्या समझते हैं कि आवेश कैसे आता है। देखिए स्टूडेंट, सबको बताया कि प्रत्येक वस्तु आपकी परमाणु से मिलकर बनी है, एटम से मिलकर बनी हुई है। अगर परमाणु की बात करूँ तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर जब चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन में माना गया है नेगेटिव चार्ज आपका ऋणावेश, और प्रोटॉन होता है आपका धनावेश, और दोनों बराबर होते हैं। कोई भी तत्व जो है जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है, सोडियम की अगर बात करता हूँ तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो उसमें 11 ही तो इलेक्ट्रॉन है, 11 क्या है प्रोटॉन। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि अगर मतलब सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है आपका, तो इलेक्ट्रॉन अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो Na+ हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके 10, लेकिन प्रोटॉन तो वो कि वही आपके 11 रहेंगे। यानी परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। और परमाणु की अगर बात करूँ तो परमाणु में प्रोटॉन और आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों आपके बराबर होते हैं। तो देखिए, वस्तु के आवेशन से मैंने आवेश का बात आया था कि प्रत्येक वस्तु के पास आवेश तो पहले से ही है, धनावेश और ऋणावेश, आवेश पहले से मौजूद है। तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये कैसे आएगा। तो देखिए, जब दो वस्तु का आपस में रगड़ते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन का मतलब एक वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। तो इलेक्ट्रॉन के जो आदान प्रदान है, इससे आपकी वस्तु आवेशित होती है। इसी को बोला गया है आवेशन। वस्तु का आवेशन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को वस्तु का आवेशन कहते हैं। या आपसे ये पूछ सकता है कि वस्तु आवेशित कैसे होती है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। अगला क्वेश्चन आता है आवेश की ध्रुवता। ध्रुवता मतलब पोलरिटी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोलरिटी। ध्रुवता क्या होती है, तो देखिए जैसे चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक तो होता है आपका उत्तरी ध्रुव, एक तो है आपका दक्षिणी ध्रुव। ऐसे आपके आवेश भी आपके दो प्रकार के हो गए, एक कैसा हो गया पॉजिटिव और एक कैसा हो गया आपका नेगेटिव। तो आवेशों में विभेद करना, यानी कौन सा तो पॉजिटिव है आपका और कौन सा आवेश आपका नेगेटिव है, इसमें जो हम पता लगाएंगे मतलब कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है, विभेद करना जो है वो आपका आवेश की ध्रुवता कहलाता है। यहीं पे आपका एक और क्वेश्चन आता है कि विद्युत में और उदासीन वस्तु में क्या अंतर है। सर नाम से पता लग रहा है उदासीन, जिसके बाद टोटल चार्ज 0 होगा, और विद्युत में वस्तु वो इसमें विद्युत आवेश मौजूद होगा, वो आपकी विद्युत में वस्तु कहलाएगी। उसके बाद भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि आवेश प्राप्त करने की विधियाँ। आवेश प्राप्त करने की विधि की अगर बात करूँ तो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, घर्षण विधि और 3 प्रकार की विधि पढ़ी थी आप लोगों ने आवेश को। आवेशन की आवेश प्राप्त करने की 3 विधि थी, एक घर्षण के द्वारा थी, एक प्रेरण के द्वारा और एक थी आपकी चलन के द्वारा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ घर्षण के द्वारा, तो सिंपल सा है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें बराबर आवेश मिलेगा, लेकिन विपरीत प्रकृति का। विपरीत क्यों, क्योंकि एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और एक वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कांच की छड़, ऐसा एग्जाम्पल था, कांच की छड़ को रेशम कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। पूछ लेगा कि कांच की छड़ धनावेशित क्यों हो जाती है, तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इसलिए क्या हो जाती है वो धनावेशित। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि जिस कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन अगर आपकी त्यागेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, तो डेफिनेटली कौन सा चार्ज आएगा उस पर, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज तो आ गया, इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, कमी। इलेक्ट्रॉन में कमी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग दिए उसने, इलेक्ट्रॉन में अगर कमी, मान लीजिए पहले उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, बाद में कितने रह गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप में आपका द्रव्यमान कण है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 9.1 × 10⁻⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इतना द्रव्यमान कम हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा इतना द्रव्यमान कम हो जाएगा। यानी यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन आपकी त्यागती है, यदि कोई वस्तु, तो उसमें द्रव्यमान में भी आंशिक कमी होती है। और यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसके द्रव्यमान में आंशिक वृद्धि होगी। ये था आपका घर्षण। सेकंड, अगर मैं प्रेरण विधि की बात करूँ तो प्रेरण में क्या था कि वह घटना जिसमें क्या होता है कि कोई एक वस्तु तो ऑलरेडी चार्ज होती है पहले से ही, और दूसरी वस्तु होती है आपकी उदासीन। और जब हम उस चार्ज वस्तु को उदासीन के पास लेके जाते हैं, तो जो वस्तु को आप लेके गए, जैसे पॉजिटिव लेके गए तो आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, और अगर आप नेगेटिव लेके गए तो आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ इस विधि के बारे में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं आराम से। तीसरी विधि आपकी चालन विधि, इसके ऊपर जनरली न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल जब आप
कूलाम का नियम पढ़ेंगे तब बताऊंगा इस विधि पर। चालन विधि में क्या होता है कि दो वस्तुएं होती है ए और बी, इन दोनों वस्तुओं को एक चालक तार से जोड़ देते हैं। अब ये दोनों वस्तुएं उदासीन नहीं होनी चाहिए, बाकी एक आपकी आवेशित हो सकती है, एक आपकी उदासीन हो सकती है, दोनों आवेशित हो सकती है, दोनों उदासीन नहीं होंगी। तो इसमें क्या होगा कि जब हम चालक तार से किसी कंडक्टर वायर जो ऐसे हम जोड़ देंगे तो आपका आवेश जो है वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, और तब तक आवेश का यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा जब तक दोनों पर आवेश आपका बराबर नहीं हो जाए। दोनों पर जब आवेश आपका बराबर हो जाएगा तब इसका ट्रांसफ़र आपका रुक जाता है। फिर आपका आता है कि आवेश की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हम आवेश के बारे में पता लगा लिया, ये पता लगा लिया कि आवेश 3 विधियों से होता है, तो आवेश की गणना कैसे करेंगे। तो आवेश की गणना करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है Q = ±NE। प्लस माइनस की अगर बात करूँगा तो पॉजिटिव नेगेटिव तो आपका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो पॉजिटिव और ग्रहण किया है तो नेगेटिव। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि फॉर्मूले की, तो n क्या है, तो n जो है वो है आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन उसने त्यागे हैं, और E जो लिखा हुआ है वो है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्योंकि डिपेंड तो इलेक्ट्रॉन पे कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कितने ग्रहण कर रहा है। तो Q = ±NE, और n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जैसे कोई वस्तु 10 इलेक्ट्रॉन त्यागती है, 20 इलेक्ट्रॉन त्यागती है, और E जो है वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करूँगा तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। उसके बाद ये मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया, किसी वस्तु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर 10⁹ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाते हैं तो आवेश की गणना कीजिए। तो आपका फॉर्मूला है Q = NE, n का मान आपको दे रखा है 10⁹ इलेक्ट्रॉन। अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो n की वैल्यू है 10⁹ और E की वैल्यू आपको दे रखी है, तो Q की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दिया था कि H2O में कुल धनावेश अथवा कुल ऋणावेश ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें ये पता लगाना है H2O में कुल धनावेश अथवा कुल ऋणावेश। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि H2O में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 तो ये हो गए, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो 8 2 ये कितने हो गए 10। तो टोटल आपके n की वैल्यू हो गई 10। E की वैल्यू आपको पहले से पता है आपको, तो आप लिख देंगे। अच्छा दूसरी बात, H2O में कुल धनावेश अथवा कुल ऋणावेश पूछा गया है, क्योंकि ये अपने आप में कंपाउंड है, यौगिक है। तो हाइड्रोजन में जितने ही प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन में जितने प्रोटॉन उतने ही क्या है इलेक्ट्रॉन। तो टोटली अगर मैं चेक करूँ तो जल जो है विद्युत का उदासीन होता है। लेकिन मुझसे पूछा गया है कुल धनावेश अथवा कुल ऋणावेश, मतलब कोई एक की बात कर रहा है, तो मैंने प्लस माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला देखिए अच्छा क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 1 कूलाम धनावेश दिया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 कूलाम धनावेश, तो यहाँ पर देखिए आपका फॉर्मूला था Q = NE। अब उल्टा कर दिया, n की वैल्यू आपसे पूछी गई है और Q का मान आपको दे रखा है। देखिए अगर इस फॉर्मूले में अगर बात करूँ तो आपके पास 3 ही राशि हैं, Q = NE। E आपको याद करना पड़ेगा, तो राशि कितनी बची 2 राशि जब आपकी बची तो या तो ये आपसे Q पूछेगा या आपसे n पूछेगा। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, आपसे बोला गया कि 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो 1 कूलाम के ट्रांसफ़र में कितना समय लगेगा। अब इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो मैं ये चेक करूँगी 10⁹ इलेक्ट्रॉन से कितना कूलाम बन रहा है, तब मैं सॉल्व कर सकता हूँ। यही तरीका ये भी है कि मैं ये चेक कर लूँ कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले क्या किया कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैंने यहाँ से निकाल लिया इस फॉर्मूले से। Q = NE पता ही है आपको, Q का मान दे रखा है 1 कूलाम, n आपको निकालना है, E आप पहले से जानते हैं। तो ये 1 कूलाम में आपके आवेश आगे इलेक्ट्रॉन की संख्या आगे 0.625 × 10⁻19। अब आपसे पूछा गया कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र होने में 1 सेकंड का समय लगता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र में कितना समय लगेगा 1/10⁹। उसके बाद कुल इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास, इलेक्ट्रॉन ये रहे आपके 0.0625 × 10⁻19। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी बार NCERT में अगर अपन चेक करें तो यहाँ तो मैंने क्वेश्चन में दे रखा है 250 ग्राम जल में, NCERT में मिलेगा 1 कप जल में। तो 1 कप जल का मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से मान सकते हैं, आप 250 ग्राम मान सकते हैं या आप मान लीजिए 300 ग्राम मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जब नहीं दे रखा होता तो। लेकिन 200-300 ग्राम इतना ही कप में आता है, कपा तो है नहीं। उसके बाद देखिए
250 ग्राम जल में कुल धनावेश अथवा कुल ऋणावेश की अगर बात करें तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 250 ग्राम जल जो है इसमें Q इक्वल टू एन जो फॉर्मूला है उसमें n इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें। तो देखिए जब H2O था, H2O जब हम लोगों ने लिखा था तो उसमें हमने चेक कर लिया था कि भाई हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों हाइड्रोजन में, और ऑक्सीजन में 8 और 2 कितने हो गए 10। लेकिन अभी तो ये चेक करना है कि 250 ग्राम जल जो है आपका उसमें अणुओं की संख्या कितनी है। वही H2O में तो कोई कुछ दे नहीं रखा था तो आगे जो लिखा होता है 1 ही होता है। तो एक अणु में H2O के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अभी ये पता चला कि 250 ग्राम जल में कितने अणु हैं। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे केमिस्ट्री में आप इस फॉर्मूले को जानते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर आपको अणुओं की संख्या निकालनी है तो दिया गया भार बटे अणुभार इंटू आवोगाद्रो संख्या, और आवोगाद्रो संख्या आप सब लोग जानते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। तो सबसे पहले मैं अणुओं की संख्या ज्ञात करूँगा। तो दिया गया भार कितना है 250 ग्राम दे रखा है ना, ग्राम में होता है। और अणुभार जो है वो सबको पता है H2O का 18 होता है, ऑक्सीजन का हो गया 2, हाइड्रोजन का हो गया 2 और ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया 18। सब लोग वैसे क्वेश्चन सब जानते हैं इसको, 12th क्लास में आगे वैसे भी आप लोग। तो 250/80 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका अणुओं की संख्या आ जाएगी, जो भी इसको सॉल्व नहीं करना है, ये अणुओं की संख्या हो गई। और एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है 10। तो 250 ग्राम जल में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, इसको मैं 10 से गुणा कर दूंगा। इसको जब मैं 10 से गुणा करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ तक की वैल्यू आपकी है आपकी n की। इसमें कुछ मुझे गलत लग रहा है, इसमें डायरेक्ट कर दिया है, मिसप्रिंट है, थोड़ा सा देख लेना आप इसको। 250/18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये तो आई है अणुओं की संख्या। इसको अभी यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, आपको यहाँ पे 10 से और इंटू करना पड़ेगा। ये अणुओं की संख्या है, एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 से इंटू करोगे और बाद में इंटू करोगे आप ई से, ई की वैल्यू से, तब जाके आपका ये हो पाएगा। अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, नहीं आएगा तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, द्रव्यमान के रूप में दिया है। आप कोशिश करें इसको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने की। आपको मैं थोड़ा सा और थ्योरेटिकल आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका आवेश के गुणधर्म, कि आवेश के गुणधर्म क्या क्या हैं। तो अपन आवेश की सबसे पहले बात करें तो आवेश अदिश राशि है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि भाई आवेश 2 प्रकार के हैं आपके, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो उसी के बेस पर आपका सेकंड पॉइंट है कि अगर आपके दोनों आवेश सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तब तो होगा उनमें प्रतिकर्षण, रिपल्सन होगा। और मान लीजिए एक आवेश है आपका पॉजिटिव और एक आवेश है आपका नेगेटिव, यानी विजातीय आवेश उनको बोलते हैं, तो उसमें होगा आपका आकर्षण। अगला जो इसका गुण है, गुणधर्म आपका तीसरा गुणधर्म, वो आता है इसका योज्यता, योग करना, कि आवेश का योग कैसे करेंगे। मान लीजिए बहुत सारे आवेश दे रखे हैं, +10 कूलम, -2 कूलम, -3 कूलम, इस तरह आपको दे रखे हैं। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव का नेगेटिव के साथ, क्योंकि कैसी राशि है अदिश, और अदिश राशियों का बीजगणितीय योग होता है और सदिश राशियों का सदिश योग। तो आप यहाँ पे कुल आवेश निकाल सकते हैं, और कुल आवेश जब हम ज्ञात करेंगे तो इसीलिए आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस तरह आप लोगों ने 2 नियम पढ़े थे। एक तो पढ़ा था आपने ऊर्जा संरक्षण जो 9th क्लास में था, और एक पढ़ा था आपने यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण जो आपका 11वीं क्लास में था। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते ना नष्ट कर सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। उसी पर बेस पर आपका ये आवेश का संरक्षण नियम है। इसमें देखिए आवेश पहले से था, कोई वस्तु आपकी किससे मिलकर बनी है, प्रोटॉन से, परमाणुओं से, और परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो आवेश तो ऑलरेडी पहले से है उसके पास, हम तो सिर्फ आवेश को जो ज्ञात करने की विधि थी वहाँ से आवेश को ज्ञात कर रहे हैं और उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पे बनेगा आपका कि आवेश का जो संरक्षण नियम जो है वो ये है आपको कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट कर सकते, केवल आप आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। रूप मत बोल देना, यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना है, रूप चेंज नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश का निकाय, जो भी निकाय आपको दिया गया है या जो भी कुछ अभिक्रिया आपको दी गई है उसका कुल आवेश आपको नियत मिलेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, जैसे आप 2 वस्तुओं का आपस में रगड़ते तो एक वस्तु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागती है दूसरी वस्तु उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। ऐसा नहीं होगा कि एक वस्तु ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और सामने वाली वस्तु ने 3 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ऐसा नहीं होगा। इक्वल इलेक्ट्रॉन आपकी जितने त्यागेगी उतनी वो सामने वाली ग्रहण करेगी। अगर मैं इस अभिक्रिया की बात करूँ तो ये अभिक्रिया भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको काफ़ी बार मिल जाता है एग्जाम में। इस अभिक्रिया में देखिए 92 यूरेनियम 238 का विखंडन हुआ और 90 थोरियम 234 और आपका एक हीलियम नाभिक बन गया 2He4 अल्फा कण बन गया। पढ़ाऊंगा मॉडर्न फिजिक्स में आपको। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप की अभिक्रिया होती है, इसमें आपके 2 नियम लागू होते हैं। एक तो नियम लागू होता है आपका ऊर्जा संरक्षण और एक नियम लागू होता है आपका द्रव्यमान संरक्षण। जैसे कहीं भी मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा
Na1123। तो याद रखना नीचे जो लिखा हुआ है वो प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। जनरली प्रोटॉन ही बोल के चलते हैं क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन वस्तु इलेक्ट्रॉन जब त्याग देती है तो इलेक्ट्रॉन संख्या में कमी हो जाती है, इसलिए प्रोटॉन को मान के चलेंगे। और ऊपर जो लिखा रहता है वो रहता है आपकी द्रव्यमान संख्या। तो कोई भी जो अभिक्रिया होती है उसमें दो नियम लागू आपको करने हैं। एक तो आपको द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू करना है, मतलब इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो बराबर होना चाहिए। एक तरफ होते हैं अभिकारक, एक तरफ होते हैं आपके उत्पाद, और नीचे जो है वो होता है आपका प्रोटॉन की संख्या यानी आवेश, वो भी आपका इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ अगर आप फर्स्ट पॉइंट पे देखेंगे तो इधर अभिकारक का 238 है और उत्पाद का 234 और 4, ये भी आपका 238 हो गया। अगर मैं परमाणु क्रमांक की बात करूँ तो यहाँ पे है 92, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 + 2, ये भी कितना हो गया आपका 92। उसके बाद एक और आपको पढ़ना है, एक अभिक्रिया पढ़ेंगे आप, इसको बोलेंगे युग्म उत्पादन। यानी जिस तरह से आपके अल्फा और बीटा कण होते हैं ऐसी एक विकिरण होती है गामा, उसको फोटोन भी कहते हैं। तो ये क्या करता है कि दो कण होते हैं आपके, एक तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है और एक होता है आपका पॉजिट्रॉन। तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन को बीटा कण बोलते हैं। तो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों के योग से अगर आप चेक करोगे तो एक ऐसा अभिकारक बन रहा है या एक फोटोन दो चीज़ें उत्पन्न कर रहा है, कैसे भी आप मान सकते हैं अपन। उसके पास ना तो द्रव्यमान संख्या है और ना ही आपका आवेश है। तो यहाँ अगर आप चेक करोगे तो ऊपर तो 0 है और नीचे -1 और +1, ये आपका 0 हो गया। मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको। उसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका आवेश की निश्चलता। तो देखिए जब भी कोई वस्तु गतिशील होती है, अगर वस्तु गतिशील करती है उसके द्रव्यमान में परिवर्तन आता है। मान लीजिए प्रारंभ में उसका द्रव्यमान m0 है और वस्तु अगर मान लीजिए आपकी गतिशील है तो उस गतिशील वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का आपका फॉर्मूला होता है m के इक्वल टू m0 √1 - v² वटे में आएगा आपका c², 1 - v²/c²। मतलब यदि कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसके द्रव्यमान में थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर आता है। लेकिन यहाँ पे आवेश में ये बोला गया है आवेश की निश्चलता, मतलब वस्तु चाहे गतिशील हो चाहे स्थिर हो, आवेश वही रहेगा, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका आपका पॉइंट जो है वो है आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। आपसे पूछ भी सकता है कि आवेश का क्वांटीकरण को कहाँ से आया था। तो ये वैज्ञानिक मिलीकर ने एक प्रयोग किया था, तेल बूंद प्रयोग, वहाँ से इसका ज्ञात किया था और इसने मूल आवेश प्राप्त किया था। मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालने के लिए इसने मिलीकन तेल बूंद प्रयोग किया था। या ये भी कह सकते हैं Q/m E/m ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम था, मिलीकन तेल बूंद प्रयोग। तो पॉइंट अपना ये है यहाँ पे आवेश का क्वांटीकरण क्या है। तो देखिए जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो वो हमेशा आपके पूर्ण संख्या में इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसा कभी नहीं होगा कि उसने 1.5 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया या 3/2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया या 1.151 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ऐसा कभी नहीं होगा आपका। तो ये नियम ये कहता है कि आवेश का मान सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से होगा। क्योंकि अपने पास Q बराबर ±n फॉर्मूला है, तो यहाँ पे मैं साधारण शब्दों में ये कह सकता हूँ कि n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 अप टू अनंत तक, यानी n की वैल्यू आपकी सही बेटे में या दशमलव में या π/2 ऐसी संख्या आपकी नहीं होगी। तो आवेश जो है क्वांटीकृत राशि है, यानी जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो हमेशा आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज आपको यहाँ पे मिलेगा, पूर्ण गुणज मिलेगा आपको आवेश का इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ये आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। तो ये सारा जो था वो पूरा यहाँ तक का जो था वो पूरा बेसिक आपका आवेश के बारे में था। आवेश क्या है, आवेश प्राप्त करने की विधि क्या है और आवेश के गुणधर्म क्या है। नेक्स्ट नया टॉपिक जो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है वो है आपका कूलाम का नियम, यानी दो आवेश। अब ये आवेश के बारे में पढ़ लिया, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आवेश के गुणधर्म क्या है। तो अब ये पढ़ेंगे कि कूलाम का नियम क्या है, मतलब कि दो आवेश अगर रखे हुए हैं तो उनके बीच में क्या होने वाला है, कैसे क्या क्रिया होगी, या उनके बीच में कोई बल लगेगा किन किन कार्यों पर डिपेंड करेगा और बल कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा।